मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 46 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। मित्रों, यह एक सर्वकालिक उपन्यास है जिसके अब मैं आखिरी वाचन के क्रम में आ चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 47 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंद्र ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंद्र ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चुपचाप चंद्र के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंद्र। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंद्र ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंद्र की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंद्र का कंधा पकड़कर बोले, चंद्र, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं। परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंद्र उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है। डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूं चंद्र, अभी आता हूं। चंद्र ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंद्र। चंद्र ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजा जी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी हैं। मैं जल्दी से फोन किया। पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की के बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विह्वल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंद्र चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंद्र से बोले, वेहिमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए।
बगल के कमरे में सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थीं और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो, तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराह बंद हो गई। फिर सहसा बुरी तरह से सुधा चीखी, जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मड़राने सी लगी। बिन्ती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 47 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 48 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकल पड़ती थी। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मढ़ दी गई है। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली। फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। मिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे, आज नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर बैठ लूं, कोई ज़रूरत हो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप। बिनती बोली, अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिनती चंद्र को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजाजी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह कहाँ होंगे? विजयगापट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रह कर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबरा कर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगीं। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन पोंछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा।
इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। यूं ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन, गेसु? आओ बैठो। चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हाँफने लगी, आंखें बंद कर ली और रो कर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ कर बोली, दीदी हम आ गए। और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती, पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है। जा, चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला जा। बिनती फपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया, रूधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंदर हो। क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है। लेकिन तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए, नहीं गए। नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोलीं और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता गेसु। बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सुना था। जाओ, महाराजिन ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिनती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हो, अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डेलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो। गेसु, जिंदगी में दुश्मनी निभाई और मौत में तो न निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डिलीरियम होता है। सस्सा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले आए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया, देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वो निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा,
अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था। चंदर ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई, सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 48 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के अंतिम भाग 49 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू हू करती हुई दानों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृतपाय चेहरे को देखते हुए। बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रह कर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक ओर देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रह कर बिनती की सिसकियां, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर, सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफार्म सुखा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठीं। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोली। चंदर ने बिनती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंदर उठकर आ गए। आह, चंदर तुम आ गए। हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। मारे खुशी के चंदर का गला भर गया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हो चंदर, मौत से लड़ रही हो चंदर। उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसीलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूं, उनसे क्षमा मांग लूं चंदर। तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा, बिनती यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूम कर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिनती रो कर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली।
गोद से हटकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे, जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंद्र को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती, बिनती यहाँ आ, चंद्र के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली, मैं मर जाऊं तो चंद्र तो है ही। अब चंद्र तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंद्र, बैठ जाओ। अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो, ऐसे। अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत। चंद्र, तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंद्र, यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो। चंदर, उफ कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। मिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं, पापा? और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के अंतिम भाग 49वें भाग का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए गुनाहों का देवता उपन्यास के उपसंहार को। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगल कर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों में भयभीत विहंग सांवकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लान पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बूझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ, उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ न हो। और चुपचाप टहल कर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे।
एक बूढ़ा बैठा चीलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर्फ पतवारों की छप छप सोन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला, बिनती, यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे, उठाकर कमबख्त अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर झपट कर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिनती को देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा। फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा, उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। मित्रों, यहीं पर उपन्यास समाप्त होता है। दोस्तों, यह एक बहुत मार्मिक सर्वकालिक उपन्यास है जिसका वाचन मैंने किया और आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ कथा कहानी और उपन्यास के माध्यम से सुना। मित्रों, कुछ और नए कहानी, किस्से और उपन्यास के साथ हाजिर होऊंगा, तो मिलते हैं। जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।